तो चलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे अपने सीए में मॉड्यूल में भी दे रखे हैं और वो सभी क्वेश्चन भी हमें करना है और ये सीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसी से रिवर्स एक्विजिशन को स्टार्ट करेंगे। रिवर्स एक्विजिशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, वो वापस समझेंगे और साथ में क्वेश्चन आज पहली बार रिवर्स एक्विजिशन का हम करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रिंट आउट आप लोगों को मिल जाएगा और हम अभी पूरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए, एंटिटी ए ने 2.5 शेयर इशू किए हैं एंटिटी बी के लिए। सारे एंटिटी बी के सारे शेयर होल्डर्स इस बात के लिए एग्री हो गए हैं और इसीलिए एंटिटी ए ने अपने 150 शेयर्स इशू किए हैं इन एक्सचेंज ऑफ 60 शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। ठीक है, और यहां पर एंटिटी बी की देखिए नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें एंटिटी बी के 60 शेयर्स हैं। एक के बदले में 2.5 शेयर, तो 60 के बदले में 150 शेयर एंटिटी ए ने इशू कर दिए हैं। तो इस बात से यहां तक ये क्लियर हो रहा है कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी को खरीद लिया है, एक्वायर किया है। मतलब एंटिटी ए ने एंटिटी बी के शेयर होल्डर्स से ट्रांजेक्शन किया है और एंटिटी बी के शेयर होल्डर्स से एंटिटी ए ने उसके 60 शेयर खरीद लिए हैं और एक के बदले में 2.5 यानी 150 शेयर दे दिए हैं। तो ये क्लैरिटी यहां पे आ जाती है कि एंटिटी ए लीगल एक्वायरर तो है और एंटिटी बी लीगल एक्वायरी है। लीगली अगर देखा जाए तो कब्जा करने वाला कौन है? ए, और कब्जा जिसपे हुआ है वो है बी। यहां तक बात समझ में आती है। फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी इज 40। एंटिटी बी के एक शेयर 40 रुपए का है और कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी एज ऑर्डिनरी शेयर इज 16। ठीक है, 16.32। देखिए इत्तेफाक है ये कि इनके बीच में 2.5 गुना ही डिफरेंस है ना। बी का एक शेयर 40 का है और ए का एक शेयर 16 का है। ठीक है ना, तो 16 इंटू 2.5 करोगे तो 40 आएगा और 40 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। जरूरी नहीं है भाई, मान लीजिए मेरा एक शेयर 20 रुपए, मेरी कंपनी का एक शेयर 20 रुपए का है, आपकी कंपनी का एक शेयर 40 रुपए का है, तो क्या कहा जाएगा? इसे कहते हैं शेयर एक्सचेंज रेशो। अरे जब रिश्ता होगा तो बराबरी की बात होगी ना भाई। तुम्हारा मेरे दो मिला के तुम्हारा एक बनेगा। तुम्हारा शेयर 40 रुपए का है ना, मेरे दो इकट्ठे होंगे तो तुम्हारा एक शेयर है, तो तुम ताकतवर हो, तुम ताकतवर हो, तो तुम्हारे एक शेयर के बदले में, ठीक है ना, मेरे 2 शेयर के बदले में अगर तुम मुझे एक शेयर भी दोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन ये शेयर एक्सचेंज रेशो है, जरूरी नहीं है मैच करे भाई। जनरली ऐसा होना चाहिए कि यहां पर इनके बीच में रेशो 2.5 का है, तो इसीलिए एक के बदले में 2.5 दे रहा है ए का कमजोर है ना शेयर, उसका एक शेयर 40 का है तो इसको अपने ज्यादा शेयर देने पड़ रहे हैं, तो ए बी को अपने 2.5 शेयर दे रहा है एक के बदले में। ठीक है कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इनकी शेयर की वैल्यू उसी रेशो में रिश्ता हो। ठीक है ना, अरे 2.5 की जगह वो 3 शेयर भी दे सकता था, 4 भी दे सकता था और कम भी दे सकता था। ये तो ट्रांजेक्शन है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस सवाल में तो इत्तेफाक है कि जो शेयर की फेयर वैल्यू है उससे जो एक्सचेंज रेशो आ रहा है एक्चुअल में, वही एक्चुअल एक्सचेंज रेशो भी है। वो रेशो डिफरेंस हो सकता था। ठीक है, तो ये तो आपके मन में आएगा कि सर ये बता क्यों रहे हैं? बता नहीं रहा हूं, ये तो एक मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम दिख गया कि भाई ये 2.5 गुना ही हो रहा है। और मेरा पर्पस आपको बताने का ये था यहाँ पर कि भाई ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एक का शेयर 60 है, एक का 40 है, तो 2.5 का डिफरेंस है, तो जरूरी नहीं है कि इनका एक्सचेंज रेशो 2.5 हो, एक्चुअल एक्सचेंज रेशो अलग भी हो सकता है। ठीक है, ए की फेयर वैल्यू दे रखी है नेट असेट की आर द सेम एज द कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट जैसी है, लेकिन साहब एक्सेप्ट एंटिटी ए की नॉन करेंट असेट की वैल्यू अलग है। एंटिटी ए की नॉन करेंट असेट देखिए 1300 है, 1300, उसकी फेयर वैल्यू क्या दे रखी है? ये मालूम क्वेश्चन जो बनाने वाला है ना, ये हिंट पे हिंट दिए जा रहा है कि रिवर्स एक्विजिशन ही है। क्योंकि अगर एंटिटी बी एक्वायरर होती है तो हमें तो नेट एसेट की फेयर वैल्यू एक्वायरी की चाहिए होती है, एंटिटी बी एक्वायरी होती। लीगल एक्वायरर कौन है? ए। लीगल एक्वायरी कौन है? बी। एक्वायरी बी है तो मुझे तो बी की नेट एसेट चाहिए थी ना, ये मुझे ए की नेट एसेट की फेयर वैल्यू दे रहा है, तो ये हिंट है। हम तो चेक करेंगे रिवर्स एक्विजिशन को, हम ऐसे नहीं मान लेंगे इसकी बातें अंदर में आके, अंधभक्ति नहीं करने वाले हम यहाँ पर। हम यहाँ पर चेक करेंगे, पर मेरे को लग रहा है कि जरा एक के बदले में 2.5 दे रहा है, इसके बाद एक था उनको 2.5 दे दिए, तो वहां खरीदा इसने लेकिन कंट्रोल उनका आ सकता है। एक हिंट वहां मिली। दूसरी हिंट क्या मिली?
कि साहब मुझे तो अगर बी एक्वायरी है तो मुझे तो बी की नेट एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए, ये ए की दे रहा है, तो हिंट तो मिलते जा रही है। और कितना प्यारा था क्वेश्चन बनाने, मतलब देखो तो सही आप, उसने कह दिया लीगल तो ये पेरेंट है पर अकाउंटिंग में ये एक्वायरी है, और लीगली ये सब्सिडरी थी लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्वायरर है। ये क्वेश्चन में क्या क्लियर ही कर दिया उसने, ये रिवर्स इक्वेशन का केस है। कहने को ए ने बी को खरीदा है पर कंट्रोल बी का आ गया है, तो बी ने ए को खरीदा है माना जाएगा। ये रिवर्स इक्वेशन का केस है और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों। तो अभी हम पहली बार रिवर्स इक्वेशन का सवाल कर रहे हैं, हमने आज तक इस क्लास में रिवर्स इक्वेशन का कोई सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया, लेकिन हम फिर भी एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट एसेट्स दे रखी है दोनों की, नॉन करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, इक्विटी है और रिटेन अर्निंग्स है। शेयर होल्डर्स इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स पहले दे रखी है आपको और शेयर्स की वैल्यू दे रखी है, और टोटल ये 8 और 3 1100 का टोटल है। ठीक है, तो टोटलिंग है, ठीक है ना। ओवरऑल बैलेंस शीट हमें दे रखी है, क्लियर। बैलेंस शीट इज 1800 की एसेट्स, 3700 की एसेट, 1800 की इक्विटी एंड लायबिलिटीज, 3700 की इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक, assume that entity B's earnings for the annual period is 600 and that the consolidated earnings of annual period of March 02 were 800। कब हुआ था ट्रांजेक्शन? 31 दिसंबर X1। तो 31 मार्च X1 की अर्निंग्स दे रखी है बी की, और 31 दिसंबर X1 के बाद जो अगला 31 मार्च आएगा वो 31 मार्च X2 आएगा, उसमें दोनों की कंबाइंड अर्निंग्स दे रखी है। और ये मानना है कि देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशूड बाय एंटिटी बी ड्यूरिंग द एनुअल पीरियड X1 एंड फ्रॉम जनवरी टू मार्च X2 आफ्टर रिवर्स एक्विजिशन। मतलब नंबर ऑफ शेयर जो पहले पिछले साल थे वो भी थे, वो वैसे ही थे, कोई चेंज नहीं है। और इस साल जो रिवर्स एक्विजिशन हुआ है उसमें जो चेंज हुआ वो बाकी नंबर ऑफ शेयर। सर ये दिए ही क्यों है फालतू में, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ईपीएस निकालते वक्त काम आए, टोटल अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। जब ईपीएस निकालने की बात आएगी, इंडेस 33 पूछ रहा है, इंडेस 33 इज एप्लीकेबल ऑन अर्निंग पर शेयर, जो आप एएस 20 पढ़ते थे, ठीक है ना, एएस 20। तो हमें यहां पर तो भैया फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर, गुडविल वैल्यू करनी है, और 31 दिसंबर एक्विजिशन की डेट पर हमें तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो ये सब पैराग्राफ तो हमारे लिए कोई लेने देने वाला ही नहीं है, ये ईपीएस निकालने के लिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में दे चेंज नहीं हुआ और अर्निंग्स दे रखी है, तो क्या करूंगा, अर्निंग्स टोटल अर्निंग्स से और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या निकालूंगा बताओ, ईपीएस से निकलता है। और मुझे तो हमें तो क्लियर है कि भाई इसमें कुछ ऐसा है, इन डेज 103 की स्टेप्स हमारे दिमाग में फिट है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप चाहे तो एक बार इसका फोटो ले लें, मुझे इसकी बैलेंस शीट की सबकी जरूरत पड़ सकती है, का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी यही क्वेश्चन साथ साथ करूंगा ना, तो चला जाएगा, सामने आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए स्टेप 1, आइडेंटिफाई एक्वायरर, आइडेंटिफाई एक्वायरर। और मैंने आपको सिखाया था कि हमें देखना चाहिए कि न्यू एंटिटी बनी है या नहीं बनी है, और फिर यह देखना चाहिए कि कंसिडरेशन कैश में दिया है या शेयर्स में। जो कंसिडरेशन अगर कैश में दे दिया तो न्यू एंटिटी बनी हो या ना बनी हो, जिसने कैश दिया है पे किया वो एक्वायरर है। और अगर कंसिडरेशन शेयर्स में दे दिया और न्यू एंटिटी नहीं बनी, तो फिर हमें प्री बीसी और पोस्ट बीसी परसेंट कैलकुलेट करके देखना पड़ते हैं, और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे एक्वायरर। तो न्यू एंटिटी नहीं बनी, ऐसा नहीं हुआ ए और बी मिलकर नई कंपनी ए बी बना ली है, सी बना ली, ऐसा नहीं हुआ, ए ने बी के शेयर एक्वायर कर लिए, न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हुई। तो फिर हमें
एंटिटी ए ये तो लीगल एक्वायरर है, एंटिटी बी ये अकाउंटिंग एक्वायरर है, लीगल एक्वायरी है। अभी तो बात लीगल ही तो हो रही है, लीगल एक्वायरी है, ठीक है। अब लीगल एक्वायरर के शेयर्स कितने थे भैया देखें। अब अगर हम प्री बीसी की बात करें और पोस्ट बीसी की बात करें तो एंटिटी ए हमारी लीगल क्या थी, एक्वायरर। तो इसके पास 100% शेयर थे, क्योंकि आप यहां देख लें, हालांकि यहां पे नंबर भी 100 ही दे रखे, एक 100 ही शेयर्स थे, तो मैं यहां लिख देता हूं 100%, 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। मुझे अच्छा तो नहीं लगा लेकिन ऐसे ही है, पूरे 100 के 100 शेयर एक शेयर होल्डर्स के पास थे, ठीक है। लेकिन इसने कितने शेयर इशू करे बताएं भाई, शेयर इशूड कर दिए 60 इंटू 2.5, एक के बदले में 2.5, तो ये आ गया 150 शेयर इशू हो गए, 150 शेयर्स इशूड, ये प्री बीसी नहीं वर्किंग है, इशूड हुए। तो अब टोटल कितने हो गए, 250, तो 250 में से 100 इंटू 100 कितना रह गया बताएं, 40%। ओहो, 250 में से 150 किसी और के हैं, बी के, तो इनके पास तो 100 ही थे। तो अब जो है लीगल एक्वायरर इज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग एक्वायरर, ये हो गई नहीं। तो रिवर्स एक्विजिशन, तो रिवर्स एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन है ये। तो एंटिटी बी क्या कहलाएगी बताएंगे आप, अकाउंटिंग एक्वायरर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बी ने एक्वायर किया है, और एंटिटी ए क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग एक्वायरी। तो हम तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची कि एंटिटी बी एक्वायर एंटिटी ए, ये हमारी स्टेप 1 होगी। फिर अगली स्टेप हमारी होती है स्टेप 2, हम क्या करते हैं बताएंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन। इसमें कोई कहानी नहीं, इस पर छोटा क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने आपको समझाया था कि कैसे डीओए निकालते, कुछ स्पेशल केसेस बताए थे, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़े सवाल में जनरली डीओए दी होती है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन इज 31 दिसंबर 20x1, ठीक है। स्टेप 3, नेट एसेट्स ऑफ क्या लिखूं, एक्वायरी। कौन सा एक्वायरी, अकाउंटिंग एक्वायरी, हाँ अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग एक्वायरी लूंगा, दैट इज एंटिटी ए ऑन डोआ एट एफवी। अब भाई ए की बताना, पी की नहीं, ए की। अच्छा इसमें एक कहानी और है, टैक्स रेट है ही नहीं सवाल में, टैक्स रेट नॉट गिवन, तो भले ही फेयर वैल्यू उसमें अंतर होगा टैक्स बेस में, असेट की टैक्स बेस अलग होती, कैरिंग अमाउंट अलग होती है। अब कैरिंग अमाउंट तो यहाँ फेयर वैल्यू हो जाएगी, जो पुरानी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट था वो तो था ही, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन में 100 रुपए की जगह 150 की हो गई, तो यहाँ तो 150 पे रिकॉर्ड होगी, तो बुक वैल्यू 150 हो जाएगी, दैट इज कैरिंग अमाउंट। और टैक्स बेस थोड़ी चेंज होता है, इनकम टैक्स वाले फेयर वैल्यू की बातें नहीं करते, तो वो डिफरेंस आना ही था। तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग होगा तो डीटीए डिटेल आएगा, था ना। तो लेकिन यहाँ तो टैक्स रेट गिवन ही नहीं है, तो नो डीटीए डीटीएल, कोई पहले से हो तो बात अलग है, बंदा कोई डीटीए डिटेल नहीं आएगा।
30% टैक्स रेट गिवन थी, बिल्कुल, इसमें नहीं है। हाँ, हो गया। तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम अमाउंट का। नेट एसेट्स में बताइए क्या क्या है, बैलेंस शीट देखकर बताएंगे। एक ही करेंट एसेट्स बताना, करेंट एसेट्स एक ही। हाँ, 500, देखो एक बार देख लेते, 500, ये 1300 लू क्या, 1500, फिर बस हो गया। करंट लाइबिलिटी 300 और 400, बस बात खत्म। और कुछ है क्या? करंट एसेट कितनी थी बोलना, 500, नॉन करंट एसेट 1500, उसके बाद करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी कितनी थी, 300 और 400, तो ये आ गया 2000, ये आ गया 700। ठीक है, से दिस इज ए, से दिस इज बी, ए माइनस बी इज 1300, 1300। हो गया। अब हमारी स्टेप 4 क्या है, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, हाँ जी, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं, यही गलती होती है। ये रिवर्स एक्विजिशन में कुछ भी नया नहीं है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। वही एक्विजिशन मेथड जो हमने पहले पढ़ी वही एप्लीकेबल होगी, लेकिन लेकिन बट किंतु परंतु यहां सोचना कुछ अलग ढंग से। वैसे मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ साथ लिखें, एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी क्या है, बी। भाई हुआ ये है, क्या आप बात समझ गए, ये हो गया है, ठीक है ना। तो बताइए, ए ने बी को कितने शेयर इश्यू किए थे, एक के बदले में 2.5, 60 के बदले में 2.5 इंटू 150 शेयर, और एक का एक शेयर 16 रुपए का था। बताना कितना आ रहा है, 24। लेकिन ये गलत है, बस यही चेंज है। आपने जो पढ़ा आज तक, तो उस हिसाब से आपने कंसिडरेशन सही निकाल दिया कि सर एक शेयर के बदले में 2.5 शेयर दिए, तो 60 के बदले में ए अपने 150 शेयर देगा, इंटू 16 रुपए का एक शेयर था, तो 2400 रुपए कंसिडरेशन है। बस यही गलती होती है। गलती क्यों है, अभी तक जो बड़ा उस हिसाब से तो यही सही है, लेकिन गलती क्यों है वो हम समझेंगे। तो ये आपने बना लिया, यहाँ पे एक नोट लिखिए। ये नोट में आपके रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूं, एक आर लिख देता हूं, मतलब रेफरेंस। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, आप नोट लिखें। एंटिटी ए issues its shares, its shares to shareholder of entity B, है ना। और अलग अलग लाइन में लिखना, पैराग्राफ वाइज मत लिखना, तो जब रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और समझते जाओ, बड़ी सिंपल बातें लिख रहा हूं। एनटीटी ए ने एनटीटी बी के शेयर होल्डर को अपने शेयर इशू कर दी, है ना। अब अगली पॉइंट में लिखना, एंड एंड आफ्टर issuing shares, after issuing shares, ठीक है, it ensures that it ensures that B, entity B got 60% stake। उसको वो शेयर इशू करने के बाद उसको समझ आ गया कि भाई बी को 60% मिल गया है, एंड ओनली 40% लेफ्ट विथ एंटिटी ए।
ठीक है, तो उसको ये बात पता चली। अब थोड़ी देर लिखना नहीं, तो भाई हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इंड एज 103 रिवर्स एक्विजिशन, और इंड एज चलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म से। किससे चलता है? ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखना है, यानी रियलिटी, ना कि उसके फॉर्म को, जिस रूप में वो दिख रहा है। रूप यानी फॉर्म, फॉर्म तो ये कह रहा है ए ने बी को खरीदा है, बात खत्म। लीगली भी हुआ यही है, लीगली भी यही हुआ है, लेकिन सब्सटेंस क्या कहता है, रियलिटी है कि नहीं बी ने ए को खरीद लिया है। तो अब जब बी ने ए को खरीद लिया है ना, तो आपको यही सोच के बात करनी कि बी ए को खरीदता तो क्या होता, बी ए को खरीदता तो क्या होता। बताइए यहां पर, अगर कैलकुलेट करना है आपको, लिखना नहीं है कुछ, जब मैं लिखवाऊंगा तभी लिखना है। बी अगर ए को खरीदता तो बी के पास तो 60 शेयर थे, तो खुद सोचो बी अगर ए को खरीदता, क्योंकि बी ने ए को खरीदा है, तो यही मान रहे हैं। अगर अगर नहीं, हम लीगली बात ही क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो बी ने ए को खरीदा है। तो अभी तो आप ये कह रहे हो कि ए ने बी को खरीदा, ए ने बी को शेयर इशू किए, तो ए के पास 60% शेयर, बी के पास 60% शेयर हो गए और ए के पास 40 रह गए। पर कंसिडरेशन निकालते वक्त आपने इस बात को इग्नोर कर दिया, आप तो वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। आपने तो बोला नहीं जब 150 शेयर इशू किए 16 रुपए वाले 24, क्या आपने बोल दिया। तो ये तो आपने ए ने बी को खरीदा मान के करा है, क्योंकि सवाल तो बी ने को खरीदा मान के करना है। इज दिस क्लियर? बी ने को खरीदा मान के करना है। रिवर्स एक्विजिशन में ये क्लियर हो चुका है कि अब इस बात पे बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि बी एक्वायरर है और ए एक्वायरी, बात खत्म। तो फिर बी के पास 60 शेयर हैं, और अगर बी ए को एक्वायर करता और उसका 60% होता, तो बी के टोटल शेयर 100 होते ना। बी ए को 40 शेयर इशू करता ना, ये मैथमेटिक्स है, ये अकाउंटिंग नहीं है। अरे अगर 60% के बराबर है तो 100 शेयर के बराबर होगा ना। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर बी ए को एक्वायर किया, यही मान रहे हो ना आप, और बी के पास 60% है, यही मान रहे हो ना आप, तो बी के पास अगर 60% है, ठीक है, तो बी ने ए को एक्वायर किया, तो बी ए को कितने शेयर इशू करता, बी ए को कितने शेयर इशू करता कि उसका 60% रहता। नहीं, ढाई के बदले एक नहीं, ऐसा ढाई, सिंपल, कोई रेशियो रेशियो की बात मत करो। हाँ, ये यहां देखें, बोर्ड पे देखें, बी ने ए को एक्वायर किया है, हाँ या ना? हाँ, बी ने ए को एक्वायर किया, यही मानना है। बी के पास कितने परसेंट शेयर होना चाहिए? 60%। बी के पास है कितने? 60। अरे वो 150 तो वो ए ने बी को एक्वायर किया तब हुए, वो मानना ही नहीं है, भूल जाओ उसे। बी ने ए को एक्वायर किया है, बी ने ए को एक्वायर किया, बी ने ए को एक्वायर किया, लिख के दू। चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म कर लेते हैं, 1000 बार लिख के लाना बी ने ए को एक्वायर किया, फिर कल से करेंगे। बी ने ए को एक्वायर किया है, ठीक, बी ने ए को एक्वायर किया, यस, बी के पास 60% होल्डिंग आ गई है, यस। तो अगर बी ए को एक्वायर वाकई में करता और 60% होता उसका, तो उसके पास 60 शेयर आज हैं, तो वो ए को कितने इश्यू करता कि उसके पास 60% रहते? वो 40% करता, तो वो 40% 40 शेयर ही तो होते, क्योंकि बी के पास पहले से 60 थे, वो ए को एक्वायर कर रहा है, ए को 40% दे रहा है कि नहीं? तो वो 40% अमाउंट निकाला, एक्स मान के कर लो। अरे आप एक्स मान के कर लो भाई, माना कि वो एक्स शेयर इशू करेगा, तो इशू करने के बाद 60 प्लस एक्स हो जाएंगे, तो 60 प्लस एक्स 100% है, तो फिर 40% कितना और 60% कितना, वो बच्चों जैसा निकाल लो, ठीक है, तो भी है ना। तो बी अगर ए को एक्वायर करता, तो करता क्या, कराए, कराए, ठीक, और करने से क्या हुआ, बी के पास 60% आ गया। तो फिर अगर बी ए को शेयर इशू करता और उसका 60% होना चाहिए, मतलब ए का 40% होना चाहिए, तो फिर बी ए को कितने शेयर इशू करता? 40, और बी का एक शेयर 40 रुपए का है, बी अपने 40 शेयर इशू करता ना ए को, और बी का एक शेयर 40 रुपए का है, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि बी का 60% कंट्रोल आया है, बी ने ए को खरीदा है। बी का 60% कब आएगा, क्योंकि बी के पास तो 60 शेयर थे, बी के पास 60 शेयर थे, वो 60% के बराबर होना चाहिए, तो 60% के बराबर अगर 60 शेयर आ रहे हैं, तो 100% के बराबर 100 शेयर आएंगे, 40% के बराबर 40 शेयर आएंगे। ये तो इजी सवाल है, 60 40 ही आ रहा है।
अरे जो 60 शेयर है वो 60% के बराबर आ गया ना, वरना आपको एक्स मान के कर लेना आप तो बी ने ए को खरीदा है, हाँ ठीक है ना, बी ए को शेयर इशू करता और 60% उसका अगर हम मान रहे हैं तो फिर बी ए को कितने शेयर इशू करता, 40, और बी अपने ही शेयर इशू करता ना, तो बी का एक शेयर कितने रुपए का है, 40, तो कंसिडरेशन 1600 रुपए। ये इंडेस 103 कह रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैंने रात को बैठ के अपने घर पे इंडेस नहीं बनाया है, ठीक है, इंडेस ये कह रहा है। तो हमने क्या लिखा, पहली लाइन पढ़िए, एंटिटी ए इशूज शेयर्स, इट्स शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी बी। तीसरा पॉइंट हमने लिखा, एंड इट ensures that entity B got 60% and only 40% left with entity A। ये तो नई बहू ने आते ही चाबी रख ली है, रिवर्स एक्विजिशन हो गया है ना, ठीक है। तो फिर अब रिवर्स एक्विजिशन के हिसाब फिर सोचेंगे भी कैसे, ये केवल बोलने के लिए थोड़ी बोला था कि अकाउंटिंग एक्वायरर वो है, अब अकाउंटिंग में अगर एक्वायरर बी है तो बी के हिसाब से चलो ना, तो अकाउंटिंग एक्वायरर बी है, क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सो एज पर इंडेस 103, सो एज पर इंडेस 103, ये आर मतलब रेफरेंस के लिए मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो एज पर इंडेस 103 लिखेंगे, वी शुड वी शुड वी शुड थिंक दैट, मैं थोड़ी सी जनरल इंग्लिश लिखवाऊंगा, ये एस की लैंग्वेज नहीं है एग्जैक्टली जनरल, क्योंकि मेरे को आपको समझने के लिए लैंग्वेज लिखवानी है। वी शुड थिंक दैट if entity B issues its shares to shareholder of entity A, shareholders of entity A, then what happens? Then what happens? तो क्या होता, हम कह रहे हैं ना बी ने ए को खरीदा है, तो फिर बी अगर ए के शेयर होल्डर को शेयर देता तो क्या होता, इसमें भी आगे लिख ले, मीन्स, इसी पॉइंट में मीन्स if entity B means if entity B issues its shares to shareholders of entity A, if entity B issues its shares to shareholders of entity A, then how much share will entity B, then how much share entity B issues, how much share entity B issues, that its stake is 60%, its stake is 60%। बताइए प्री बीसी एनटीटी बी के कितने शेयर्स थे, 60 शेयर, ठीक है। बीसी में क्या हुआ, एनटीटी बी का कितना परसेंट हो गया, 60%, एनटीटी बी का 60% है कि नहीं, एनटीटी ए का कितना आना चाहिए, 40%, क्लियर, यही तो है। तो एनटीटी बी का 60%, एनटीटी ए का 40%, ये हो गया, ये हो चुका है, ये रिवर्स इक्वेशन हो चुका है। तो बी अपने शेयर अगर ए को इशू करता और उसका 60% होना चाहिए, तो हाउ मच शेयर इट इशूड, लेट शेयर्स इशूड लिखना है ये बाय बी
टू शेयर होल्डर ऑफ ए इज एक्स, ठीक है। तो टोटल शेयर्स ऑफ बी कितने होते बताएं, कितने होते, हुआ नहीं है ये, हुआ तो एक्चुअल में वही है, एक के बदले में 2.5। तो टोटल शेयर्स ऑफ बी बोले आफ्टर बीसी 60 प्लस एक्स, ठीक है। तो अपने आप x की वैल्यू 40 आ जाएगी, आप कैसे निकाल लो। और आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 60 डिवाइडेड बाय 60% से भी तो आ जाएगा। ये 60 शेयर 60% के बराबर है, तो 100% के बराबर 100 शेयर है, तो 100 में से 60 उसके पास है, तो 40 उसके पास है, तो x की 40 वैल्यू आ गई। तो अगर एंटिटी बी ने, हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से यह माना जाएगा कि एंटिटी बी ने ए को खरीदा, तो फिर अकाउंटिंग करते वक्त यही मानो कि एंटिटी बी ने एंटिटी ए को शेयर इशू किए, और कितने शेयर इशू किए, 40% के लिए, ताकि उसका 60% मेंटेन रहे, तो वो 40 शेयर इशू करेगी। और एंटिटी बी, तो कंसिडरेशन यहां पर आ गया 40 इंटू 40, 1600। बताओ 40 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि बी का शेयर, ये 40 शेयर किसके, ओए हाँ तो बी के हुए ना, तो बी के ये शेयर इशू कर देगा क्या, ये 40 शेयर किसके, बी के। क्या ये एक्चुअल में इशू है, नहीं, एक्चुअल में तो ए ने अपने 150 शेयर दिए बी को, एक्चुअल में तो वही हुआ है, ठीक है ना, फॉर्म तो वही है, लेकिन हमको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मानना ही नहीं है, हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मानना है कि बी एक्वायरर है। तो बी अगर एक्वायरर है तो ये सही होगा, अगर बी इशू करता तो 40 शेयर इशू करता, और बी अगर 40 शेयर इशू करता तो अपने इशू करता, तो बी का एक शेयर 40 रुपए का है, 40 शेयर 40 रुपए वाले, तो बी ने अगर ए को एक्वायर किया है, तो बी के हिसाब से, एक बी एक्वायरर और ए एक्वायरी के हिसाब से कंसिडरेशन 1600 रुपए, ठीक है। ये बेसिक बात समझ में आती है। ये रिवर्स इक्वेशन की कहानी चल रही है, अरे गलत कर रहा है कुछ नहीं, अरे क्या रिवर्स इक्वेशन बस इतना समझ के छोड़ दें कि ए एक्वायरर था, अब ए एक्वायरी है, बी एक्वायरी था, अब बी एक्वायरर है, बस बोलने के लिए बोल दें कि अकाउंटिंग भी उस हिसाब से सोचे, तो फिर इसीलिए तो आ रही है, केवल बोलने के लिए थोड़ी बोलना है। हाँ, घर के बाहर नेम प्लेट किसकी लगेगी, ए, लीगली मालिक वही है भाई साहब, अंदर कब्जा किसका है, बी के शेयर, वो तो है, ठीक है। अब यहां पर वैसे मैं खत्म कर सकता हूं, पर मेरे मन में कुछ आ रहा है तो मैं बताऊंगा। इंडेस 103 में लिखे, ये सब रेफरेंस के लिए, 103 में एक पैराग्राफ है, पैरा 33, पैरा 33, ठीक, ठीक है। हाँ, अब पैरा 33 कुछ बताएगा, और उससे भी कंसिडरेशन यही आएगा इस सवाल में, सुनना, लेकिन पैरा 33 जो बताएगा उस हिसाब से कंसिडरेशन दूसरा भी आ सकता है। अब अगर इस सवाल में तो सेम आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दूसरा आता है तो हमें पैरा 33 फॉलो करना पड़ेगा। इस सवाल में सेम क्यों आएगा वो भी मैं बता दूंगा, और दूसरे सवाल में अलग क्यों आ सकता है ये आप खुद भी समझ जाएंगे, और हम डिस्कस करेंगे भी क्लास में। एक्चुअली पैरा 33 ये कह रहा है कि बी ने ए को एक्वायर, ये तो बात क्लियर पहले ही हो गई कि बी ने ए को एक्वायर कर लिया है, हम बी को एक्वायरर मान के चल रहे हैं। फिर हमने ये बोला कि अगर बी एक्वायरर है तो बी अगर ए को शेयर, और बी एक्वायरर कितने परसेंट का है, 60% का, ये भी हमको मालूम हो गया है। फिर हमने कंसिडरेशन निकालते हुए यही बात सोची कि बी अगर ए को एक्वायर करता तो बी अपने 60% के लिए ए को कितने शेयर देता, तो हमने बोला साहब 40 शेयर देता, 40 रुपए के हिसाब से 1600 का कंसिडरेशन, ये भी बात सही। लेकिन इंडेस 103 का पैरा 33 कह रहा है कि यार ऐसे मत सोचो। हमने पूछा भाई कैसे सोचे, है ना, तो इंडेस 33 103 का पैरा 33 बोलता है कि देखो सोचो ऐसे, ये मत सोचो कि तुम कितने शेयर तुमने एक्वायर किया है तो तुम कितने शेयर इशू करते, अभी तो आपने ऐसे ही सोचा ना,
तुम एक्वायरर हो, बी एक्वायरर हो, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। देखो बी एक्वायरर है और 60% उसमें कोई झगड़ा नहीं है। पर हमने भी सोचा कैसे कंसिडरेशन निकालते वक्त कि अगर बी ने को एक्वायर किया है तो 60% के लिए वो कितने शेयर इशू करता। तो ऐसा मत सोचो, कंसिडरेशन तो कंट्रोल के लिए दिया जाता है। तुम क्या करते उससे क्या मतलब है? अरे तुम जो भी करते कंट्रोल नहीं आता तो क्या हो जाता? अल्टीमेटली तो कंट्रोल आना चाहिए। कंट्रोल किसका है? बी का ए पर। तो इंडेस 103 का पैरा 33 कहता है कि रिवर्स इक्वेशन के केस में ऐसा मत सोचो। कैसे सोचे? बोले सोचो कि तुमने ये जो हरकतें की उससे तुम्हारे पास कितने शेयर्स का कंट्रोल आया। आपने ए को कंट्रोल किया, ए के 100 शेयर थे ना, तो आपका 100 शेयर्स पे कंट्रोल आ गया। आपका कितने शेयर्स पे कंट्रोल आया? आप 40 इश्यू करते वो भूल जाओ, आप क्या करते छोड़ो। आपने कंट्रोल कितने शेयर पे लिया? आपके पास 60% आया तो वो 60% कंट्रोल आपने कितने शेयर्स पे कंट्रोल लिया? 100। तो आपने 100 शेयर पे कंट्रोल लिया और वो एक शेयर 16 रुपए का था। 16 16 16 का डोला 46 की। वेरी गुड। अब इसे दूसरे आंसर पूछो ना, यहां वाले तो नहीं बताते। यहाँ कभी आंसर नहीं दिया, पहला आंसर दिया मैंने कहा 16 का डोला, तो बोला 46 की छाती। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन। 16 का डोला 46 की ए बी सी ओ टी ना लाए। ठीक है, तो 16, तो आपने कितने शेयर पे कंट्रोल लिया? 100 शेयर पे। और एक वो 100 शेयर ए के थे और ए का एक शेयर 16 रुपए का था, तो ये 1600 आ गया। आया? एक मिनट, आया हो गई? हाँ, अब आप बोले। नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें इसमें तो किसी का कुछ नहीं है, ये तो पूरे 100 शेयर एक ही थे। हाँ बिल्कुल किया, बी ने एक्वायर किया, बिल्कुल। नहीं नहीं, आप समझे बात को। हम वो बात ही नहीं कर रहे परसेंटेज की। परसेंट हो गया, तुम कैसे भी निकालो 60-40 आना है। ठीक है, 250 में से 100 है, 250 में से 100 है, ठीक है ना? 150 शेयर इश्यू हुए थे ना, तो इसके पास 40% रह गए, आपके पास 60% रह गए। वो बातें ही नहीं हो रही है। आपने जो ट्रांजेक्शन किया, आपका बी का ए पे कंट्रोल आ गया, तो बी का ए पे कंट्रोल आया तो ए के कितने शेयर पे कंट्रोल आया? नंबर में बात हो रही है, परसेंट में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो 100 शेयर पे कंट्रोल आया और वो एक शेयर 16 रुपए का। अरे आप जिस चीज को कंट्रोल करते हो उसकी वैल्यू 1600 है। ये पैरा 33 ने कहा। यहां दोनों में सेम मानो, वो उसी कारण से आया है कि ये जो 16 और 40 है, ये 2.5 का रेशियो, अदरवाइज नहीं आता। ये मैथमेटिक्स है। अब भाई 2 और 2 4 होता है, समझाओ। तो मैं कैसे समझाऊं? वो तो 4 होता ही है। अब या तो मैं 4 पेन इकट्ठे के 1 2 3 2 और 2 4 ऐसे करके 4 एप्पल ला के दिखा दूं, वो 4 ही आता है। तो वो मैथमेटिक्स है। इस सवाल में ये जो दोनों से सेम आ रहा है ना, इसका रीजन ये है कि वो जो शेयर की वैल्यूज है ना, उस हिसाब से जो एक्सचेंज रेशियो आ रहा है, उसी से एक्सचेंज किया है इन्होंने। अगर वो अलग होता तो ये आंसर अलग, लेकिन ये इंडेस 103 कहता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, कहता क्यों है? ये तो बहुत क्लियर है कि यार बी ने ए को एक्वायर किया है, बी का 60% है। तो आप ये देखो कि बी ने अगर ए को एक्वायर करता तो क्या होता। तो एक्वायर करने में दो बातें सामने आ गई, इसलिए तो दोनों बातें आई, दोनों बातें इंडेस की। पहली बात तो ये आई कि तुम बी को अगर एक्वायर करते तो क्या देते, वो बता दो। वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। और दूसरा ये बता रहा है कि चलो छोड़ो, बी को तुम क्या देते हो तो छोड़ दो। भाई भाई, फेयर वैल्यू की बात हो रही ना। अरे तुम तो कुछ भी दे दोगे उठा के, तुम तो कुछ भी दे देते उठा के, तो फेयर बात नहीं हुई ना। इंडेक्स फेयर वैल्यूज, फेयर ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पूरे कहानी का निष्कर्ष ये है कि बी ने ए को खरीदा, बी ने 60% शेयर, बी का 60% स्टेक हो गया, है ना? तो अब हमको कंसिडरेशन इस हिसाब से सोचना है। तो इस हिसाब से सोचने के दोनों तरीके सही है, मुझे दोनों में से कोई गलत नहीं लगता, सही तो दोनों ही है, ज्यादा सही कौन सा है वो। तो एक तरीका तो ये है कि भाई बी को हम तो बी बोले करें, हमने खरीदा, हम मालिक हम मालिक हम मालिक हम मालिक, हमने ए को एक्वायर किया। तो तुमने अगर ए को एक्वायर किया, तुमने अगर ए को एक्वायर किया, तो चलो बताओ क्या दिया तुमने, क्या दी, तुम क्या देते? तो बोले हम तो 40 शेयर देते। क्यों? बोले 60 और 40 100 हो जाते, तो हमारा 60% रहता, उनका 40% रहता। तो इसलिए 40 × 40 1600।
ये बात गलत नहीं है, कहीं से कहीं तक सोचेंगे तो ये भी सही है। पर मुझे बताइए, तुम तो कुछ भी दे देते उठा के, तुम तो कुछ भी, कोई जरूरी है कि दो पार्टीज फेयर ट्रांजेक्शन करें, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन करें? नहीं ना। बाजार में आप कुछ गलत प्रेजेंटेशन करने के लिए कोई उल्टा सीधा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इंडेक्स बनाने वालों को तो एक स्टैंडर्ड देना था, और स्टैंडर्ड आते ही तब है जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो लड़ाइयां होंगी, हम ये करेंगे, हम वो फॉलो करेंगे। तो इंडेक्स मतलब स्टैंडर्ड कि ये कर लो भाई। तो इंडेक्स ने फिर बनाने वालों ने आगे इस बात को सोचा, आगे इस बात को सोचा कि ये तो कुछ भी दे देता, तो वो थोड़ी ले लेंगे यार। निकालना अभी भी बी के एक्वायरर और ए के एक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। निकालना अभी भी यही मान के कि बी का 60% है, ए का 40% है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं रह गया। लेकिन आपको ये सोचना है कि बी ने अगर ए पे कंट्रोल किया, बी ने ए पे कंट्रोल कर लिया है, तो बी क्या देता है तो वैसे निकाल लो, वो भी आ गया। लेकिन आप तो कुछ भी दे सकते थे, इसलिए इंडेक्स ने एक और चीज बोली कि ये ज्यादा सही है, गलत पुराना नहीं, ये ज्यादा, यार ये फेयर ट्रांजेक्शन की बात करो, तुम्हारा कंट्रोल कितने शेयर पे आया, परसेंटेज में मत जाओ तो परसेंट तो नंबर से चेंज हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा 60% आया, तुम्हारा तुमने बी ने को खरीदा तो तुम्हारा कितने शेयर पे कंट्रोल आया, तो तुम्हारे जितने पे कंट्रोल आएगा उस हिसाब से पैसा दे, तो वो फेयर कंसिडरेशन है, वो फेयर कंसिडरेशन है। तो 100 इंटू 16 1600। अब इसको मैं आपको एक बात बोलूंगा यहाँ पे, देखो क्या होता है, रिवर्स है ना, उल्टा है ना यार। उल्टा कैसे होगा बताओ? अभी मैं बोलूं 1 से 100 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फटाफट बोलोगे। मैं बोलूंगा रिवर्स बोलो, बोल तो दोगे लेकिन दिक्कत होगी, है कि नहीं? दिक्कत होगी, तो ये कि नहीं? लेकिन अगर आपसे बोले गाना गाओ, गाना गा दोगे कि नहीं? उल्टा गाना गाओ चलो। अरे तो मैं गा देता हूं, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, सुना है ना गाना? उल्टा गा देता हूं मैं, लदीना वादी नबी नजसा के ने माना, वो पगला है समझाने से समझे ना, वो लागप है ने झमस से झेमसना। पर आप ऐसा कर सकते हो क्या? प्रैक्टिस लगेगी ना, मैंने प्रैक्टिस की है। अब मैं विजुअलाइज कर लेता हूं कि जो गाना मुझे सीधा आता है मैं उल्टा गा देता हूं, प्रैक्टिस है। लेकिन ऐसी थोड़ी है, मेरे तेलबी का हूं या रे तेलबी का ही ना, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, गा दिया ना मैंने, प्रैक्टिस लगी है ना। तो आप पहली बार रिवर्स इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस तो लगेगी। तो मैं सोचने का तरीका ही बता रहा हूं। अच्छा, तीसरा कोई तरीका है नहीं दिमाग में फिट करना कि एग्जाम में करना तो अब यही है ना? कोई तीसरा तरीका आपके मन में आएगा तो मैं उससे आपसे चर्चा तो कर लूंगा, लेकिन मेरा आखिरी उत्तर और आपका आखिरी वो भी वही रहेगा कि करना तो यही है ना? और गलत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फेयरली बात चल रही है। फिर तुम देते तो क्या देते, ये बता दो। मानना क्या है, बी एक्वायरर है, परसेंट कितना है 60%। चलो तुम्हारा 60% रखते हो, सामने वाले का 40 होता तो तुम क्या देते? बोले साहब मैं तो 40 शेयर देता। कितने के देते? 40 रुपए वाले। कितना कंसिडरेशन? 1600। लेकिन तुम तो कुछ भी देते थे, तुम तो ऊपर नीचे ट्रांजेक्शन कर सकते थे, तुम तो फेयर वैल्यू पे ना करते ट्रांजेक्शन, आर्म्स लेंथ नहीं होता ट्रांजेक्शन। तो फिर ये मत सोचो यार, फिर क्या सोचो, तुमने कंट्रोल लिया, तुम्हारा कंट्रोल कितने शेयर पे है वो तो सत्य है, अटल सत्य है, वो नहीं चेंज होगा कभी भी। इस ट्रांजेक्शन के बाद बी का ए पे कंट्रोल आया और बी का ए के 100 शेयर के शेयर होल्डर पे कंट्रोल आ गया है, ये अटल सत्य है। बस तुम नंबर कुछ भी कर लो, एक्सचेंज रेशियो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो सत्य वही है। तो फिर 100 शेयर पे तुम्हारा कंट्रोल आया, वो 100 शेयर कितने के? 1600। तो ये ज्यादा सही माना गया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इससे आंसर बदल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये शेयर कौन, मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। देखो भैया 100 शेयर किसके आएंगे? एक है बस, तो एक का एक शेयर कितने का? अरे मैं जो चीज खरीदने जाऊंगा उसी का तो भाव लूंगा। मैं सोच ऐसे नहीं हूं मैं क्या देता, मैं क्या देता तब तो मैं मेरे शेयर देता, तो फिर मैं मेरे शेयर की वैल्यू ले रहा था। मैंने ये थोड़ी बोला है, मैं तो ये बोल रहा हूं मैं आपके घर पे आया और मैंने कहा आपके टीवी पे मेरा कंट्रोल है, आपके टीवी पे मेरा कंट्रोल है,
तो वो टीवी मान लो 10,000 का है, तो 10,000 पे मेरा कंट्रोल आया ना। सिंपल सी बात है। सोचने का तरीका बदला तो यहां बी के शेयर की वैल्यू नहीं लूंगा मैं। मेरा सोच, जिन 100 शेयर पे मेरा कंट्रोल आया वो 1600 के, और जिन 40 शेयर को मैं इशू करता वो 40 रुपए के, तो वो 1600 के। अंतर है ना दोनों में। तो वो मैथमेटिक्स तो कंपैरिजन से ही होगा। मैथमेटिक्स जब भी करते कंपेरेबल होने चाहिए फिगर्स, ऐसे किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है। ले दे के तमाम सबूतों और गवाहों को अगेन मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंच गई है कि कंसिडरेशन 2400 तो नहीं है जो आप निकाल रहे थे, 150 इंटू 16। भाई ए ने अपने 150 शेयर इशू किए और एक शेयर 16 रुपए का, तो नहीं, वो तो ये मानते हो जाता कि फिर ए ने बी को एक्वायर किया, इतना नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। जब आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो करेंगे, आप ये कह रहे हो कि नहीं ए ने बी को खरीदा होगा, मानेंगे पर बी ने ए को खरीदा है, ठीक है ना, तो फिर मानेंगे तो फिर वही सोच के होगा। अब उसमें सोच दो आ गई, दोनों ही सही है, दोनों ही, लेकिन पैरा 33 कहता है ये बाद वाली ज्यादा सही लगती है। और हो सकता है आप भी सोचे, मैं भी सोचता रहता हूं, और इंडेक्स बनाने वाली कमिटी भी सोचेगी। हो सकता है कोई तीसरी तरीके पे रिसर्च चल रही हो, वो आपके दिमाग में आ जाए, तो आगे अमेंडमेंट अपडेशन आ सकता है भाई, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कंसिडरेशन। ठीक है, स्टेप आगे बढ़ जाए क्या। कंसिडरेशन आ गया 1600, ये लिखा कि नहीं। हाँ ये लिख लें। तो इसमें मैं इसकी इसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगा, इसकी थ्योरी लिखाएंगे। एज पर दिस पैराग्राफ, if consideration in shares, if consideration in shares वाले सवाल है, ये कंट्रोल वाली बात तो, ये शेयर कैश में होता तो ये पॉइंट ही नहीं आता, आपका कितने शेयर पे कंट्रोल आया, तो वो कैश मतलब, खैर वो भी केस देख लेंगे। इफ कंसिडरेशन इन शेयर्स, देन कंसिडरेशन not based on, consideration not based on that how much shares be issued, how much share be issued or will issue। अभी ऊपर 40 इंटू 40 1600 तो इससे आया था ना, 40 इंटू 40 1600 जो आया था वो तो यही आएगा ना, बी कितने इशू करता है या करे, है ना। पर हमें उससे नहीं लेना है, इस पर दिस पैरा वो नहीं लेना है, बट वी शुड कंसीडर, we should consider like this, by giving 40 shares, by giving 40 shares, बी ने 40 शेयर ही तो इशू किए, आप 40 इंटू 40 ले रहे थे, पर इसके एक स्टेप आगे बढ़ गए। बाय गिविंग 40 शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए, शेयर होल्डर्स ऑफ ए, कॉमा 40 इंटू 40 करके आएंगे तो गलत होगा। आप खुद जवाब दें इसका कि इंडेक्स में दो बातें लिखी हुई हैं और दूसरी वाली को ज्यादा सही माना गया है, तो गलत ना भी करें तो कुछ नंबर काट सकते हैं, डिपेंड ऑन द चेकिंग। ठीक है, और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अभी तो हो जाएगा। अभी और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे रिवर्स इक्वेशन ना, पर अभी वाले सवाल में कोई टेंशन मुझे नहीं लगता कि है, तो दोनों से सेम आ रहा है। ठीक है, और दोनों से अलग आएगा तो ये आपको बाद वाला ही करना चाहिए। ठीक है, तो हाँ क्या लिखा हमने, नहीं, बाय 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 गिविंग 40 शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए, कॉमा ऑन हाउ मच शेयर्स बी गॉट कंट्रोल, बी got control, on how much shares B got control, that is B got control, that is B got control on 100 shares of A,
मैं इस पूरी बात को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। लीगल एक्वायरर ए, लीगल एक्वायरी बी, अकाउंटिंग एक्वायरर बी, अकाउंटिंग एक्वायरी ए। हम ये मान चुके हैं, दिल माने ना माने पर हम मान चुके हैं कि बी ने ए को खरीदा है, बी ने ए को कंट्रोल कर लिया है और वो 60% है, यहाँ तक कोई झगड़ा नहीं। बी ने तो अकाउंटिंग भी ये मान के करनी है कि बी ने ए को खरीदा है, तो कंसिडरेशन ये मानते हुए निकालना है कि बी ने ए को खरीदा। अच्छा ये बात पहले भी मान चुके स्टेप 3 में, तभी तो हमने ए की नेट एसेट ली थी, वरना बी की नहीं ले लेते। नेट एसेट तो आपने ए की ली है ना, तो कंसिडरेशन भी यही मानते हुए निकलेगा, कंपैरिजन तो उन दोनों का ही होता है, तो कंसिडरेशन भी ये मानते हुए निकलेगा कि बी ने ए को खरीदा है। तो बी ने ए को खरीदा है, तो फिर हमको सोचना चाहिए कि बी ने अगर ए को खरीदा है तो और बी का 60% भी है, तो फिर बी के तो 60 ही शेयर है। तो बी के अगर 60 शेयर 60% के बराबर हैं, बी ने ए को खरीदा है, तो बी ए को शेयर इश्यू करेगा। तो वो कितने शेयर इश्यू करेगा, उसका 60% रहे, तो उसको 40 शेयर और इश्यू करने पड़ेंगे, और वो 40 शेयर 40 रुपए के हिसाब से 1600 के हैं, तो कंसिडरेशन 1600 है ना। लेकिन इंडेज बनाने वालों के दिमाग में एक चीज आई कि भाई ये तो आप क्या इशू करते तो कुछ भी हो सकता था, फिर हो सकता है ये फेयर ट्रांजेक्शन ना हो। इसलिए ये मत सोचो कि आपने 40 शेयर इशू करे वो कितने के, आपने 40 शेयर इशू करते तो आपका 60% है, वो बात सही है, लेकिन वो 40 शेयर इशू करके आपको क्या मिला, क्योंकि जो मिलता है उसके बदले में देते हैं, यही फेयर बात है। मन में तो कुछ भी कम ज्यादा है, तो आपको क्या मिला, आपको 100 शेयर पे कंट्रोल मिला, तो आपको जिन 100 शेयर पे कंट्रोल मिला वो तो 1600 के, तो मान के चलेंगे कि 1600 की चीज की फेयर वैल्यू 1600 ही होगी। अरे हाँ ना, बाजार में किसी चीज हम कैसे देखते हैं, किसी भी चीज की कॉस्ट को हम बेनिफिट से एनालिसिस करते हैं। पिक्चर देख के निकले 100 रुपए का टिकट खरीदा था, पैसे वसूल हो गए, मतलब 100 रुपए की पिक्चर थी यार, वर्थ थी। तो किसी भी चीज का बेनिफिट से ही उसकी कॉस्ट का फेयर फेयर वैल्यू निकाली जाए, है ना, होता है कि नहीं। तो ये 16, ये एक जनरल है, ऐसा कुछ इंडेक्स में ऐसा एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये तो एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यार ये फेयर ज्यादा लग रहा है, तो ये 1600। नेक्स्ट स्टेप बता दे। हाँ नहीं, एनसीआई, एनसीआई का वैल्यू स्टेप नंबर कौन सी है ये 5। एनसीआई का वैल्यूएशन, और एनसीआई का जो वैल्यूएशन है वो बता दे भाई। पसना से भी हो सकता है, एफपी से भी, पर यहां तो नील है ना, सारी तो ले ली 60 के पूरे ले लिए, एनसीआई नील है। और 6th नंबर पे गुडविल, और इसमें बस एक्चुअली एक्विजिशन कंप्लीट हो गया कंसिडरेशन पे, पहले हाँ एक्विजिशन कंप्लीट हो गया ना, अब तो वो तो करेंगे और क्या, कंसिडरेशन और नेट एसेट पे तो देखना था, और क्या देखना है। एक्विजिशन कंप्लीट, बी ने ए को एक्वायर किया, यही तो मानना था, बस हो गया एक्वायर, और क्या, खत्म। अब हाँ, अभी ये पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सीखें, फिर रिसर्च करेंगे, फिर और क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। एनसीआई, ए ने बी के सारे शेयर्स खरीद लिए थे, तो एनसीआई नील हो गई, और गुडविल और जीओबीपी हमें निकालना है, ठीक। गुडविल और जीओबीपी का फॉर्मूला बता दें, वैसे तो मेथड थी नेट एसेट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई, तो कंसिडरेशन प्लस एनसीआई और नेट एसेट, तो नेट एसेट डेबिट का फिगर होता है माइनस कंसिडरेशन क्रेडिट में प्लस एनसीआई, वो तो खैर है ही नहीं सवाल में। तो नेट एसेट कितनी थी भाई, आपने फोटो लिया क्वेश्चन का, हाँ 1300, नेट एसेट इज 1300 और कंसिडरेशन इज 1600, तो 300 का क्या आ गया, 1300 की नेट एसेट थी और 1600 का कंसिडरेशन है भाई, गुडविल आएगी ना, तो गुडविल, गुडविल आ जाए, ठीक। ये गुडविल आ गई कितने की, हो गया। और आखिरी स्टेप है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बैलेंस शीट को बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, लिखे पॉइंट्स टू बी नोटेड।
एक्चुअली मैंने रिवर्स इक्वेशन में जो स्पेशल पॉइंट है वो अलग से ना लिखवा के सवाल के साथ साथ करवाए, और आप इसका महत्व समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिकली दिख रहा है तो समझ में आता, वरना तो क्लियरिटी नहीं आती। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड। बताइए अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है? अकाउंटिंग एक्वायरर एंटिटी बी है। इज दिस क्लियर? तो अब आप मुझे पहले बताइए कि अगर ये नॉर्मल इक्वेशन का होता सवाल, रिवर्स इक्वेशन नहीं होता, तो जो सीबीएस बनती उसमें एक्वायरर की असेट बैलेंस शीट में जो एक्वायर की एसेट लायबिलिटी होती है वो तो बुक वैल्यू पे आती है, और एक्वायरी वाली फेयर वैल्यू पे आती है। तो यहां पर एक्वायरर एंटिटी बी है तो उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू बुक वैल्यू आएगी। अरे बी नहीं तो खरीदा। और अकाउंटिंग एक्वायरी कौन है? एक्वायरी कौन है? एंटिटी ए है, उसकी फेयर वैल्यूज लूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक, देखिए आप यहां पे समझे, आप लोग कई समय से ये इंडेक्स चल रहा है, हमेशा आपने क्या किया, नेट असेट डेबिट किसकी? एक्वायरी की। किस पे? फेयर वैल्यू पे। अभी जस्ट पिछला सवाल किया प्रोफेशनल और डायनामिक का, उसने प्रोफेशनल ने डायनामिक को खरीदा था लीगली भी और अकाउंटिंग वाइज। तो डायनामिक की हमने जब फाइनली बैलेंस शीट बनाई थी, मैंने बनाने को दी थी, तो लीगल की बैलेंस शीट तो आप इसकी प्रोफेशनल लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसकी जो पुरानी बैलेंस शीट थी वही वैल्यू ले लेंगे, और डायनामिक्स वाली आप फेयर वैल्यू लेंगे, क्योंकि आपने डेबिट फेयर वैल्यू पे ही किया है ना। अरे यहां पर अगर मैं एंट्री करूं तो नेट एसेट डेबिट फेयर वैल्यू पे ही होगी ना। तो फिर यहां पर क्या होगा भाई? यहां भी वही होगा, मैंने किया वही है, क्योंकि बी एक्वायरर है तो उसकी सारी एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पर आएगी। यहां मैं है ना, और एक्वायरी कौन है? ए, तो उसकी फेयर वैल्यू। और अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद ही रखना है, वरना देखो क्या होगा, जरा सा भी कंफ्यूज हुए तो सवाल गलत हो जाएगा। रिवर्स इक्वेशन का तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया होगा कि जरा सी भी मिस्टेक कर गए तो सवाल ही गलत हो सकता है। तो इसलिए कुछ बातें ध्यान पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो पहले ध्यान रख लें, फिर क्यों होता है उसकी खोजबीन बाद में शुरू करना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिए कि जो बैलेंस सीबीएस में जब शेयर कैपिटल आएगी, आएगी ना वो तो, सीबीएस में जब शेयर कैपिटल आएगी, ठीक, तो जो नंबर्स आएंगे, नंबर्स वो लीगल एक्वायरर के एंगल से आएंगे, लीगल एक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। ये याद रखना है। अभी आपको मैं खुद कह रहा हूं, मैं 99.99% केस में कभी नहीं बोलूंगा याद रखें इस चीज को, हर चीज कॉन्सेप्ट से समझते हैं, और ये भी कॉन्सेप्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसको ध्यान रखें, है ना। और जो अमाउंट आएगा वो अकाउंटिंग एक्वायरर के हिसाब से आएगा। वो अकाउंटिंग एक्वायरर के हिसाब से आएगा। मैंने कहा याद कर लो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स तो लीगल एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, और अमाउंट अकाउंटिंग एक्वायरर के हिसाब से आएगा। आप खुद ही सोचो, चलो हटाओ, ठीक है। ये सीबीएस, अब देखना इधर लिखना मेरे साथ साथ, सीबीएस कौन बना रहा है? नेम प्लेट तो एक ही है ना, यही तो कहानी है, लीगली तो एक ही बन रही है, तो सीबीएस ए लिमिटेड ही बना रहा है। ये तो हमें मालूम है अंदर कब्जा किसी और का है ना। और अब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं भाई, एसेट्स, एसेट्स, इसमें एक तो आएगी गुडविल, वो तो सीधे सीधे मेरे साथ लिख लो 300, ऊपर आई थी ना गुडविल, वो एंट्री लिख के दिखाऊं क्या? नेट असेट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई डिफरेंस गुडविल, गुडविल आ गई। अब आएगी नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब आप
नॉन करेंट एसेट है ना, ध्यान देना है। हाँ, ए प्लस बी, ए प्लस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी तो ए और बी, जरा बैलेंस शीट देखो, ए और बी की वैल्यूज देखें, ए प्लस बी, हटा भी देता हूं, नॉन करंट एसेट ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, लेकिन लेकिन एक्वायरी कौन है, ए, उसकी तो फेयर वैल्यू लेनी है मुझे, और ये एक्वायरर की तो बुक वैल्यू। अच्छा, सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो क्या होता, यहां 1300 आता और बी एक्वायर हो गया तो फेयर वैल्यू आती, ये समझना पड़ेगा। तो इसकी 1300 की वैल्यू क्या है, 1500 है ना, तो 1500 प्लस 3000, 1500 प्लस 3000 कितना आ गया, गुडविल 300, और ये अब भाई करेंट एसेट जरा देखना तो कितनी, वो तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, बुक वैल्यू नहीं, लेकिन ध्यान रखना अगर फेयर वैल्यू लेते तो एक ही लेते, एंटिटी ए एक्वायरी है, एक्वायरी की एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे ही आती है, तो ये 500 प्लस 700 तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई साहब, ये 6000 का टोटल लग गया। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में एक तो भैया देखें, एक मिनट, इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक मिनट, अदर इक्विटी भी है सवाल में है, एनसीएल नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। हाँ, नॉन करेंट लाइबिलिटी बता देते आराम से, हाँ कोई जल्दी नहीं, ये लो नॉन करेंट लाइबिलिटी 400 और 1100, एक मिनट, अगर इसकी वैल्यू 400 की कुछ और दी थी तो वो लेते, क्योंकि एक्वायरी ए है, जब हमने अकाउंटिंग ये मानते हुए किए ना भाई, एंट्री जिस वैल्यू, ये तो सिंपल बात है, एंट्री जिस वैल्यू पे होगी बैलेंस शीट पे वही वैल्यू तो आएगी, बड़ी सिंपल बात है। 400 प्लस 1100, ये आ गया 400 प्लस 1100, ये आ गया 1500, करेंट लाइबिलिटी बोलेंगे जी, करेंट लाइबिलिटी इज 300 प्लस 600, 300 प्लस 600, 900 हो गया। अदर इक्विटी बताएंगे, देखो बैलेंस शीट देखो फटाफट से, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी, हाँ देखो एक्वायरी की इक्विटी आती नहीं है, अरे एक्वायरी की सिर्फ असेट आई और लाइबिलिटी आई, तो बैलेंस शीट जब बनती है तो उसमें जो रिजर्व होगा सरप्लस होगा वो सिर्फ एक्वायरर का आएगा, सिर्फ किसका आएगा, हाँ तो बताओ, ये अदर इक्विटी का फिगर ये रहा साहब, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये 800 है और ये 1400, 1400, बिल्कुल सही। तो अब आप अप्रोच देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई ना आपकी, खुद ने बताया कि सर 1400 आएगा, ठीक। और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल किसकी आती है, एक्वायरर की तो कितनी है वो, अरे इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायरर की कितनी है, 600, बैलेंस शीट वही मानते हुए बनी है 600, ठीक है, इसने नए शेयर इशू करेंगे, कंसिडरेशन आएगा ना इसमें, अरे कंसिडरेशन कितना था, 1600 ना, तो 600 रुपए की इक्विटी पहले थी और 1600 रुपए में लेना है, नंबर भूल जाओ, नंबर भूल जाओ, हाँ तो इसके, मैं फिर यहाँ पे एक बार और बोल देता हूं आपके लिए, ये आपको आज जाके थोड़ा रिसर्च घर पे देखना भी पड़ेगा, मैं तो खुद कह रहा हूं, अरे जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना इंडेक्स 103, है ना, तो मैं तो खुद से समझा था, खुद से समझा था, तो लगभग 3 दिन लग गए थे रिवर्स इक्वेशन की पूरी चीज को, एक एक चीज को समझने, टाइम लगता है, आपको भी घर जाके टाइम देना पड़ेगा। तो भैया इक्विटी क्या, ये किसकी बैलेंस शीट बन रही है, नाम ए का लिखा है, अरे बोल वो रहे शब्द हमारे,
नाम ए का लिखा है, बी की बैलेंस, बी एक्वायरर है, तो एक्वायरर की कैपिटल आएगी ना, तो 600 तो ये आएगा, और नए शेयर 1600 रुपए के इशू हुए। रुपए रुपए ऊपर लिखवाया क्या था देख लो, ऊपर ये याद कर लिखवाया था ना, अमाउंट किसका लेना है, इसलिए दिमाग में रख ले, गलती होती है स्टूडेंट से, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ज्यादा सोचने के चक्कर में गलती हो जाएगी। कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं। बैलेंस शीट किसकी बन रही है, बी की, किसकी बन रही है, बी एक्वायरर है बी, तो एक्वायरी की क्या आएगी, एसेट और लायबिलिटी, वो आएगी फेयर वैल्यू पर, वो किस पर आएगी, एसेट और लायबिलिटी, एक्वायरी की आएगी फेयर वैल्यू पर, आया ना, पर शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी तो एक्वायरर की रहेगी ना, तो वो, और एसेट और लायबिलिटी एक्वायरर की बुक वैल्यू पर ही आएगी, एक्वायरर की नहीं, बिल्कुल सही बोला था, एसेट और लायबिलिटी एक्वायरी की फेयर वैल्यू पे ही तो आती है, हाँ एक्वायरी की फेयर वैल्यू पे आएगी बिल्कुल। तो अब यहां पर 1600 और 600 कितना आ गया, ये बैलेंस शीट तो मैच हो गई होगी, देखो ये मैच होना चाहिए, 6000 आ गया, ठीक, ठीक है, अभी कुछ दिया नहीं ना मैंने, कुछ भी मालूम नहीं है ना वो तो, शेयर 1600 के एक्चुअल में नंबर कितने इशू है जल्दी बताओ, नहीं नहीं एक्चुअल बताओ नंबर, ये देखो ये ऊपर लिखा है नंबर, यहां देखो आप तो, बस अब हो गया, 100 शेयर पहले थे, 150 और इशू है, कितने शेयर हो गए, बस 250 शेयर, खत्म बात, लिख लो 250 शेयर। आप खुद बताइए एक्चुअल में नंबर कितने, आपने जो भी काम किया अमाउंट में किया ना, आपने अकाउंटिंग, आपने ये उल्टी अकाउंटिंग अमाउंट अकाउंटिंग की ना, तो आपने अमाउंट में छेड़खानी करी है, नंबर कितने शेयर हुए बताओ, इस ट्रांजेक्शन में शेयर कितने इशू हुए, अरे ए ने बी को 150 शेयर दिए भैया, प्रैक्टिकली हुआ यही है, तो इसलिए नंबर तो 250 शेयर है, और वो 2200 रुपए के हैं, वो एवरेज प्राइस आएगी, वो ऐसे ही डिस्क्लोज करना है, क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ दे है मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, है ना, अब इसमें सिर्फ क्या सोचना, मैं पूरा एक बार बता रहा हूं, ये करके आना है वरना गलत हो जाए, ये तो करके आना ही है, आपके मन में कितनी भी दुविधा हो करना यही है, तो कैसे करना है वो बता, ठीक है, ए ने लीगली बी को एक्वायर किया, एक्वायरर ए, एक्वायरी बी लीगली, लेकिन जितने शेयर ए ने इशू किए बी के शेयर होल्डर्स को, तो उससे पाया कि ए के पास 40 रह गया, बी के पास 60, तो यहां पर आकर हम समझ पाए कि ये रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है, बी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरर हो गया, और ए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरी हो गया, ये भी क्लियर हो गई बात। अल्टीमेटली हुआ यही है कि 150 शेयर ए के थे, 150 शेयर ए ने और इशू किए, है ना, बी के शेयर होल्डर से 60 शेयर वाकई ले लिए, वो है नहीं कुछ, 60 शेयर है नहीं कुछ भी, ना बी 40 इशू करेगा, ना उसके कुछ 100 है, कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो कर रहे हैं हम तो, हाँ है ना, क्योंकि हमने ऐसा होता तो पे ही, सबसे जोर फॉर्म यही तो है, अरे रियलिटी क्या है, फॉर्म क्या है, ए ने बी को खरीदा है भाई, ए ने ही शेयर इशू किए हैं, लेकिन हमने एक्वायरी किसको माना है, बी, एक्वायरर किसको माना है, बी को, इसलिए आप क्लियर रहे दिमाग में, 100 शेयर ए के थे, उसने वाकई में 150 शेयर दिए बी के शेयर होल्डर को, वो बी के शेयर होल्डर से 60 शेयर ले लिए अपने पास, बी के पास थे, ए के पास 60 शेयर आ गए, ठीक है, और उसने वो 150 शेयर दे दिए, हुआ यही है, बैलेंस शीट किसकी बनेगी, ए की, बैलेंस शीट ए की ही बनेगी, लीगली ए की बैलेंस शीट है वो, ठीक, लेकिन हम उल्टा चलेंगे, उल्टा हमने क्या मान लिया कि भाई बी ने ए को खरीदा है, अब बी ने ए को खरीदा है, तो हम कंसिडरेशन निकाल रहे थे पुराने ढर्रे से निकालते, ए ने बी को खरीदा तो 150 इंटू 16 करके 2400 निकाल रहे थे, लेकिन ये तो ये मानते हुए हो गया, ये तो ये मानते हुए हो गया कि ए ने बी को खरीदा, क्योंकि हम तो ये मान लिया कि बी ने ए को खरीदा है, तो बी ने अगर ए को खरीदा है, तो अब आपको ये मानना है, हुआ नहीं है ये मानना है कि बी ने ए को खरीदा है, तो बी क्या करता, 60% के लिए बी, अगर वाकई बी ए को खरीदता और बी का 60% होता, तो बी क्या करता, तो बी क्या करता, बी के 60 शेयर थे, वो ए को खरीदता और उसका 60% रहता, तो 60% के बराबर के टोटल शेयर 100 होते, तो ए को वो 40 शेयर इशू करता,
तो बी ए को, ए के शेयर होल्डर को 40 शेयर इश्यू करता तो बी तो अपने ही शेयर इश्यू करता, तो 40 शेयर 40 रुपए वाले इश्यू करता तो कंसिडरेशन 1600 है। ये मानते हुए है कि बी ने ए को खरीदा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअल में ए ने बी को खरीदा है। आप नंबर में चेंज नहीं कर सकते, आप ये जो खेल खेल रहे हो अमाउंट का खेल रहे हो, ठीक है। तो बी ने ए को खरीदा है और बी अगर अपने 40 शेयर ए के शेयर होल्डर को इश्यू करता तो 40 इंटू 40 1600 रुपए का कंसिडरेशन है। लेकिन इंडेस ने बोला नहीं भैया, पैरा 33 ये कहता है कि यार आप क्या करते, आप तो कुछ भी कर देते, तो शायद वो अनफेयर हो जाता। तो इसलिए ये मत सोचो, अगर आप 40 शेयर इशू करते, मान तो वही रहे, अगर आप 40 शेयर इशू करते तो वो 40 शेयर इशू करने से, उस 40 शेयर इशू करने से आपको क्या मिला? अरे जो आपको मिला उसके बदले में दोगे ना आप तो आपको क्या मिला? आप अगर वो 40 शेयर देते, अगर आप एक्वायरर हो बी, वो एक्वायरी है, आप उसे खरीदते, आप उसे 40 शेयर देते, तो उसमें आपको क्या मिला? उसके 100 शेयर पे कंट्रोल। तो आपको जो 100 शेयर मिले, कंट्रोल जिस चीज पे मिला, उसकी वर्थ भी 16 इंटू 16 है ना। तो ये ज्यादा सही है। 40 इंटू 40 से भी 1600 आ रहा है और 100 इंटू 16 से भी 1600 आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा सही है कि आपने दिए, आप 40 देते, दिया तो 40 भी नहीं है, पर सच ये है कि 100 पे कंट्रोल आया है, तो सच है। तो आप 40 शेयर देके भी क्या पा रहे हैं? आप जो दे रहे, आप जो पाते हैं उसी की वैल्यू देते हैं ना। बाजार में आप जो चीज खरीदने जाते हैं उसकी वर्थ देते हैं। आपकी क्या, आप क्या देते हैं और आपकी क्या मर्जी, वो नहीं होता, ठीक है ना। और ये सब कुछ काल्पनिक चल रहा है, एक्चुअल में नहीं हुआ है। एक्चुअल में तो ए ने बी को 150 शेयर इशू किए हैं, तो 1600 का कंसिडरेशन आ गया, कंसिडरेशन आ गया, नेटवर्थ आ गई, बी को एक्वायरर मानते हुए आ गई, गुडविल आ गई, सीओबीपी आ जाता है, सब हो गया। अब बैलेंस शीट बनानी है, क्या बनानी है? तो बैलेंस शीट ए प्लस बी की बनेगी, एक्वायरर प्लस एक्वायरी की बनेगी। तो आज तक क्या करा, एक्वायरर की तो एज इट इज बैलेंस शीट ले ली, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इक्विटी सब आएगी उसकी, तो एक्वायरर की, और बी की फेयर वैल्यू की एसेट और लायबिलिटी आएगी, उसकी इक्विटी और कैपिटल थोड़ी आती है, उसकी तो जो भी कैपिटल और वो सब गुडविल और एनसीआई उसमें आ जाता है ना, पढ़ा तो है। तो ए एक्वायरर और एक्वायरी, एक्वायरर और, तो एक्वायरर कौन है? बी, नाम ऊपर ए का लिखा है, पर बैलेंस शीट तो अकाउंटिंग, नाम ऊपर ए का ही लिखूंगा, बैलेंस शीट बी की बन रही है ना, बी को एक्वायरर मानते हुए बन रही है ना। तो बी की एसेट किस पे आएगी? बुक वैल्यू पर। बी की लायबिलिटी किस पर आएगी? बुक वैल्यू पर। और बी की जो कैपिटल है इधर इक्विटी, वो किस पर आएगी? बुक वैल्यू, वो तो आएगी आएगी। हो गया। ए की किस पर आएगी भैया? एसेट और लायबिलिटी फेयर वैल्यू पर। और अब बी ने कंसिडरेशन इशू किया है ना, 16 अमाउंट में, 1600 अमाउंट में, तो 1600 से कंसिडरेशन इशू हो गया। मैंने अमाउंट, अमाउंट हमेशा अकाउंटिंग एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, है ना। और शेयर्स के नंबर में लीगल एक्वायरर का लिखते हैं 250 शेयर, बस उससे वो मैच नहीं होगा। वो 250 शेयर 2200 रुपए एवरेज प्राइस चेंज होगी, कुछ प्रीमियम कैपिटल की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया इतना। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार इसको आज देख लेना, एक बार इसको आज देख लेना। कोई अच्छा, एक बात और, मैं एक बात और पूछता हूं, ये बहुत बिजनेस कॉम्बिनेशन, आप भी सुनना कि आप तो इतिहास रच रहे हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन उस वन ऑफ द टफेस्ट इंडेस माना जाता है। फिर उसमें भी रिवर्स एक्विजिशन का केस, पहले ही सवाल तो किया, वो भी 70 80 90% बात समझ में आ गई ना। तो एक बार उसको घर जाके वापस से इस क्वेश्चन को करो, फिर अपन अभी और 2 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। पर मेरे को ये लिखवाना क्यों जरूरी होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले का जो माइंडसेट होता है वो डरा हुआ होता है और हमें याद ही नहीं आ रहा। अरे करे कराए सवाल भूल जाते हैं, करी कराई चीजें भूल जाते हैं भाई। तो ये कंफ्यूजन वाली तो एग्जाम में भूलने के पूरे चांसेस होते हैं। दिमाग में फिट कर लिया ना भाई, अमाउंट शेयर कैपिटल की जब बात आएगी तो अमाउंट, अमाउंट अकाउंटिंग एक्वायरर के लेना, नंबर ऑफ शेयर लीगल एक्वायरर के लेना, टेंशन खत्म आपकी, सवाल गलत नहीं होगा एग्जाम में। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, ठीक।